हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही थी। इसी सीरीज़ में आज मैं आपका 2022 का जो मैथ्स का पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग जो है वो क्लास से जुड़ जाइए। शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉग बेस 3 81 = 4 का घातांकीय रूप होगा। लॉग से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हर बार एग्जाम में आता है और एकदम ये जो टॉपिक है ना आपका हलवा टॉपिक है। 2 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, घातांक रूप से लॉग रूप या फिर लॉग रूप से घातांकीय रूप। तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे घातांकीय रूप में? तो देखो लॉग बेस 3 81 = 4। बेस कितना है यहाँ पर? तो बेस दिया गया है 3। इक्वल के इधर जो नंबर है वो घात बन जाता है, तो 3 की घात 4 बराबर ये जो 81 है अब ये इस साइड आ जाएगा, तो बन जाएगा 3 की घात 4 बराबर 81। ये इसका घातांकीय रूप हो जाएगा। तो कहाँ पर है? ये है ऑप्शन नंबर बा में, तो आंसर आपका सही हो जाएगा बा ऑप्शन, 3 की घात 4 बराबर 81। सेकेंड क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा? कोई धन हमने माना x रुपये धन है हमारा, 5 साल में वो क्या हो गया? दुगना, यानी कि 2x। 10 रुपये अगर हमने किसी को दिए थे उधार, तो 5 साल बाद वो 10 के कितने हो गए? 20 रुपये हो गए। कितने वर्ष में यह यानी कि 10 रुपये क्या हो जाए? 3 गुने हो जाए, यानी कि 10 से कितने हो जाए? 30 हो जाए। हमने यहाँ x माना है तो कितना हो जाए यहाँ पर? 3x हो जाए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर सबसे पहले हमने माना हुआ है कि हमारे पास जो पैसा है वो कितना है? x रुपये है, ठीक है। ये बात बोली है कि भाई 5 साल बाद, समय आपको बोला है कि 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद ये धन आपका कितना हो गया? दुगना हो गया। तो भाई वो जो दुगना धन है वो है क्या? वो मिश्र धन है, क्योंकि उसमें ब्याज और मूलधन शामिल है। तो यहाँ पर a का मान कितना है? 2x है। अगली कंडीशन आपको ये दी थी कि कितने समय में वही धन, यानी कि कितने समय में x रुपये जो हैं, t आपको ज्ञात करना है। कितने वर्ष में वही धन हमारा क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कमी दिख रही होगी, क्या? r। यहाँ पर दर नहीं है आपके पास, पहले आपको दर निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पर इस वाले स्टेप से SI निकालिए। SI कितना है? तो a माइनस पी। a कितना है? 2x। p कितना है? x। तो यहाँ से SI कितना निकल आया? x रुपये। अब हम SI का सूत्र लगा सकते हैं, तो SI का हम सूत्र लगाएंगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। P का मान कितना है? P का मान है x रुपये, तो P की जगह हमने रख दिया x। SI कितना है? SI भी x रुपये निकाला है, SI की जगह भी x रखो, इंटू R। T कितना है? 5 वर्ष, तो 5 रखा, और अपॉन क्या कर देंगे? 100। डिवाइड करिए, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि R यहाँ पर कितनी निकल आई? 20%। ठीक है। इस वाले स्टेप में आइए, SI कितना बनेगा यहाँ पर? तो SI बनेगा a माइनस पी। a कितना है? 3x। p कितना है? x। यहाँ से SI निकल आया 2x। सूत्र लगाइएगा, SI बराबर p इंटू R इंटू T/100। SI कितना आपने निकाल के रखा हुआ है? 2x, तो 2x रखिएगा। सेकेंड कंडीशन में p हमारा x था, r हमने निकाल लिए, उसी दर से बोला था, तो 20% समय हमें निकालना है, बटे 100। चाहे तो यहीं कट कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर जाएगा, 2 गुणा 5 बराबर t, यानी कि 5 दूनी 10 वर्ष। कितने साल बाद पैसा 3 गुना होगा? तो 10 साल बाद। एक इसकी ट्रिक भी है, क्या ट्रिक है वो भी देख लीजिए। p कितना था? p से मतलब ही नहीं है। T1 देखो, समय T1 कितना था? 5 वर्ष था, ठीक है।
गुना कितना हो रहा था, गुना 1, फर्स्ट सफिक्स में फर्स्ट लगा रहे हैं, कितना गुना हो रहा था उस टाइम पे, 2 गुना हो रहा था, ठीक है। T2 हमें याद करना है कि भाई कितने समय में वो पैसा अब कितने गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, ठीक है। हमने गुना को फर्स्ट और गुना सेकेंड माना हुआ है, तो इसकी यहाँ पर क्या ट्रिक है, ट्रिक याद रखना, गुना फर्स्ट -1 अपॉन गुना सेकेंड -1 इक्वल पहला वाला समय T1 से डिनोट किया है हमने, दूसरा वाला समय T2 से डिनोट किया है। गुना 1 कितना है हमारे पास, 2 -1 गुना सेकेंड, यानी कि सेकेंड टाइम में कितना गुना पूछ रहे हैं, 3 गुना, तो 3 -1। पहला समय दिया था 5 वर्ष, दूसरा वाला हमें ज्ञात करना है। माइनस कर दीजिएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, इक्वल 5/T2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो T2 बराबर निकल आएगा 5 दूनी 10 वर्ष। ये है ट्रिक, ऑब्जेक्टिव में आए तो ट्रिक लगाइएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही रहेगा, 10 वर्ष, यानी कि बा ऑप्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आइए, व्यंजक p² x² + c² x² - ac² - ap² का गुणनखंड है। पहले 2 पद ये रहे और लास्ट के 2 पद ये रहे। पहले 2 पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, x², अंदर क्या बचेगा, पहले पद में बचेगा p² और दूसरे पद में बचेगा +c²। बाद के दोनों पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस का a, पहले पद में बचेगा c², दूसरे पद में +p², दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो क्या ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, p² + c² कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, पहला पद ये है, यहाँ से बचेगा हमारा x² और दूसरे पद से क्या आएगा, -a। तो आपका आंसर बन जाएगा, गुणनखंड बन जाएंगे, एक ब्रैकेट में p² + c² और दूसरे ब्रैकेट में x² - a। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, p² + c², दूसरे ब्रैकेट में x² - a²। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, यदि a बराबर x सच दैट x सम संख्या और x इज स्मॉलर देन 9, एक और समुच्चय b दिया है 7 3 4 8 हो, तो b - a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो समुच्चय a के अवयव ज्ञात करो कि समुच्चय a में कौन कौन से अवयव होंगे। तो कंडीशन आपको एक दे दी है उन्होंने कि x जो है वो सम संख्याएं हैं और 9 से छोटी हैं, तो 9 से छोटी जितनी सम संख्याएं हैं उनको आप लिख लीजिएगा। कौन कौन सी हैं, 2 4 6 8, फिर तो 10 आएगी, वो 9 से बड़ी हो जाएगी। माइनस क्या करना है, b में से a माइनस करना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि जिस समुच्चय में से माइनस कर रहे हो उस समुच्चय के जो अवयव दूसरे समुच्चय में दिए हैं उनको हटा करके बाद बाकी सारे लिख लो। तो समुच्चय बी के कौन कौन से अवयव ए में कॉमन मिल रहे हैं, एक मिल रहा है आपको 4 और दूसरा मिल रहा है 8, तो 4 और 8 को हटा करके बाद बाकी लिख लो, 7 और 3 दिए हैं, यही क्या हो गया, b - a। तो कहाँ दिया है 7, 3, ये दिया है सा ऑप्शन में, तो आंसर रहेगा सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्तों के केंद्र के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी है, उनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक वृत्त है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और दोनों वृत्तों के केंद्र में दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। प्रश्न में बोल रहा था एक वृत्त जो है उसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, छोटा वृत्त है क्योंकि उसकी त्रिज्या यहाँ पर दी है 3 सेंटीमीटर। वृत्त सही से नहीं बनते हैं ऐसे, ठीक है, 3 सेंटीमीटर की, और इन दोनों वृत्तों के बीच की दूरी भी आपको दे रखी है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो सॉरी 8 थी कि 10 सेंटीमीटर थी, दूरी थी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये 3 है और ये 5 है, यानी कि 5 3 कितने हुए, 8, और केंद्रों के बीच में दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर। स्पष्ट हो रहा है कि दोनों वृत्त जो हैं वो एक दूसरे के टच में नहीं है, यानी कि दूर दूर है, स्पेस होगा ना बीच में, तभी तो 10 सेंटीमीटर बनेगी जा करके।
5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और है कितनी, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब वृत्त दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। ऐसी कंडीशन में कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से, और एक इनको क्रॉस करती हुई वो जाती है कुछ इस प्रकार से। इस कलर से खींच रही हूँ मैं। ऐसी एक ऐसी जाएगी और एक सेम इस प्रकार से जाएगी। तो कितनी स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4। यानी कि ऐसी कंडीशन में हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो सही आंसर इसका क्या रहेगा, सा ऑप्शन, यानी कि 4 स्पर्श रेखाएं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी के 5 के 5 जो हैं वो क्वेश्चन सही रहे होंगे। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर। वेरी शॉर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है, बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता। तो ये सभी को पता होगा भाई, चालू खाते पर ब्याज नहीं मिलता। और हमारा कौन सा अकाउंट होता है, हम सभी का खुला होगा ना सभी के, तो वो होते हैं सेविंग अकाउंट। क्लियर। चलिए 7वां क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हों तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। मान लीजिए कोई सामग्री है, इतना बड़ा एक बैग है भोजन सामग्री का, 300 छात्र अगर रुकते हैं तो वो ये जो पूरी सामग्री है वो 15 दिन तक चलती है। बट अवकाश हो गया तो 200 छात्र चले गए, अब छात्र बचे कितने, 100 छात्र। तो इतनी ही वही सामग्री बोला है ना, यानी कि वही जो भोजन का सामान है वो कितने दिनों तक चलेगा। एक साइड हम लिखेंगे छात्र और एक साइड लिखेंगे दिन। पहली कंडीशन दी थी कि 300 छात्र थे अगर हों तो सामग्री कितने दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी। अब 200 छात्र चले गए तो छात्र कितने बचे, 300 माइनस 200, यानी कि 100 छात्र बचे हुए हैं। तो वही सामग्री कितने दिन चलेगी, हम मान लेते हैं कि वो सामग्री चलेगी x दिन। एरो किसकी तरफ लगाना बताया था मैंने, x की तरफ लगा लो। अब देखो कि ये अनुलोम अनुपात है या प्रतिलोम है। तो देखिएगा कि जब छात्र 300 थे तो वो वही खाना चल रहा था 15 दिन, बट छात्र अब 300 से कम हो गए, तो सीधी सी बात है वही खाना ज़्यादा दिन चल पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर तो हमने मान को घटा दिया, कम किया, लेकिन यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी वो बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। ऐसे मान लीजिए कि आपके यहाँ 2 किलो आटा है, ठीक है, और अगर 10 लोग खाते हैं तो वो 2 किलो आटा क्या है, एक ही दिन चलता है। बट अगर वहीं पे एक आदमी अगर खाए तो वो 2 किलो आटा क्या है, कहीं ना कहीं एक दिन से ज़्यादा चलेगा। यानी कि हमने अगर छात्रों की संख्या कम करी तो जो भोजन सामग्री के चलने के दिन हैं वो बढ़ गए। ऐसी कंडीशन में होता है प्रतिलोम अनुपात। इसका मतलब एक एरो तो ऐसा लगेगा और एक लगेगा विपरीत दिशा में। आ गया समझ में। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो लिखना, 100 रेशियो 300, इसके बाद प्रपोर्शन का साइन, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ से चले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। 15 रेशियो x। क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन कौन से आपके दिए हैं, 100 गुणा x बराबर 300 गुणा 15। 100 को पक्षांतर करो तो x बराबर हो जाएगा 300 गुणा 15 बटे 100। माइनस कर वो डिवाइड कीजिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 15 तियाँ 45, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 45 डेज। यानी कि वही भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, 45 दिन तक चलेगी। हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 + 7x + x² में x + 3 से भाग दे करके भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कि 14 + 7x + x² में किससे भाग देना है, x + 3 से भाग देना है। चलिए देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x + 3 और इसको आप क्या करेंगे, बड़े से छोटी घात के क्रम में लिख लो। तो पहले लिख लो x²
फिर लिख लो 7x और फिर लिख लो 14। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि इस x को एक्स स्क्वायर बनाना है। कितने का गुणा करना पड़ेगा? x का करना पड़ेगा। तो x यहाँ पर रखेंगे। अब जो x हमने यहाँ रखा है इसका गुणा इसमें करो और इसका गुणा फिर इसमें करते हुए मान रखो। तो x का जब x में करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब x का 3x में करेंगे तो कितना, 3 में करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 3x। चिन्ह बदलने होते हैं तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस। ये तो आपस में घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 7 में से 3 4, और x का x और प्लस का 14 नीचे उतारेंगे। अब हमें क्या करना है? x को बनाना है 4x। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 4 का, वो भी +4। तो यहाँ रखेंगे +4, और देखिए अब क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें और फिर 3 में। तो पहले पद क्या आएगा? 4x, और दूसरा पद आएगा 4 तियाँ 12। चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस था तो अब यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस। घटा दीजिएगा, ये तो घट के 0 हो जाएंगे। 14 में से 12 घटेगा कितना आ जाएगा? 2। आ गया सभी को? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भागफल कितना निकल आया? x + 4, और शेषफल कितना निकल आया? 2। तो इस प्रकार से ज़रूर लिखिएगा आंसर बहुत अच्छे तरीके से। भागफल बराबर x + 4 और शेषफल बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। मूलधन है 10,000 रुपये, दर है 10% और समय दिया है 2 वर्ष। हमें क्या निकालना है? CI माइनस SI निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। पहला, मैं आपको मेथड जो मैंने सिखाया हुआ है सेम वैसे ही चलना, और एक बस छोटा सा सूत्र आपको एक नया बता दूंगी जिससे ये क्वेश्चन कुछ सेकंड में ही हल हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मूलधन हमें कितना दिया था? P यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में 10,000 रुपये। P का मान कितना है? 10,000 रुपये। समय T कितना दिया है? T हमें दिया है 2 वर्ष, और R का मान कितना दिया है? 10%। सबसे पहले हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें किसका फॉर्मूला पता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन का। तो पहले निकालेंगे मिश्रधन, यानी कि A बराबर 1, वो बाहर रहेगा P, ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। मान रख दीजिएगा यहाँ पर। P का मान है 10,000, 1 + R का मान है 10/100, और T का मान है 2। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा? 10,000 गुणा 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 का होल स्क्वायर। इसको खोल देंगे तो आपका बनेगा 10,000 गुणा 11 गुणा 11/10 गुणा 10। 1 0 ये, 1 0 ये, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 11 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 एकम 11, हासिल 1, 11 एकम 11 और 1 12, और 2 0 ये लिख जाएंगी, यानी कि आपका A कितना निकल आया? 12,100 रुपये। हमें यहाँ से क्या निकालना है? CI निकालना है। CI बराबर A माइनस P। A कितना आया है? 12,100 रुपये। P कितना है? 10,000 रुपये। तो यहाँ से CI कितना निकल आया भाई? CI हमारा सीधे सीधे आ गया 2,100 रुपये। आ गया सभी का CI। हम SI निकाल सकते हैं यहीं से। चलिए SI निकाल लीजिएगा फटाफट। सूत्र वही लगाओ, SI बराबर P × R × T/100। मान रख दीजिए। SI बराबर P का मान कितना था? 10,000, R का मान था 10% और T का मान था 2, बटे हो जाएगा 100। 1 2, 0 से 2 0 कैंसिल। गुणा करेंगे 100 गुणा 10 यानी कि 1,000, और उसमें 2 का करना है तो कितना बन जाएगा? 2,000 रुपये। CI हमारा निकल के आया है 2,100 रुपये, और हमारा SI निकल के आया हुआ है 2,000 रुपये।
तो यहाँ से हम CI और SI का अंतर निकाल सकते हैं। CI माइनस SI बराबर 2100 रुपये माइनस का 2000 रुपये। तो अंतर कितना आ गया? 100 रुपये का। आया सबको समझ में? चलिए दूसरा तरीका बताती हूँ। सेकेंड देख लीजिएगा, बस आपको एक सूत्र याद रखना है। वो सूत्र है CI माइनस SI बराबर, अगर 2 वर्ष का अंतर पूछा जाए तब P ब्रैकेट में R/100 का स्क्वायर। ये है सूत्र, बस आपको मान रख देना है। CI माइनस SI निकालना है। P कितना दिया था? 10,000 रुपये। R कितनी दी थी? 10/100 और होल स्क्वायर, यही तो दिया था। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10,000। जब 2 वर्ष का अंतर पूछा जाए तभी ये सूत्र लगेगा, 3 वर्ष का पूछेंगे तब नहीं लगेगा ये, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/10 का होल स्क्वायर, खोल दीजिएगा। 10,000 गुणा 1/10 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, कितना आ गया? 100 रुपये। वही आंसर निकल के आया कि नहीं निकल के आया? और देखिए वो कितना लंबा चौड़ा गया था, ये कितना छोटे से में हो गया। तो आपको मैं एक तरीका यहाँ पर बता दूँ, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो ऊपर वाला मेथड करना, 1 नंबर में आए तो सीधी सी बात है ये करना, टाइम जो है यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। ये वाला आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजक x² माइनस ब्रैकेट में a माइनस 1/a ब्रैकेट के बाहर x माइनस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इक्वल x², अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर माइनस का निशान है तो अंदर सारे चिन्ह बदलते हुए चलना। माइनस है तो ये अंदर वाला प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का a और साथ साथ x का मल्टीप्लाई, तो माइनस AX। अगला वाला क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1/AX और माइनस 1। पहले 2 पद आपको ये दिख रहे होंगे और अंतिम 2 पद ये। पहले 2 पदों में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है। x कॉमन लिया, क्या बचेगा अंदर? x माइनस a। पीछे वाले 2 पदों में क्या कॉमन लें? तो इसमें हम कॉमन लेंगे 1/a। 1/a कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? आपको पता है जब हम कुछ कॉमन लेते हैं इसका मतलब है उसका हमें भाग देना होता है। हमने यहाँ पर 1/a कॉमन लिया है तो हम क्या करेंगे? इस पूरे पद में यानी कि 1/ax में किसका डिवाइड करेंगे? 1/a का डिवाइड करेंगे। तो देखिए 1/a से 1/a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, माइनस लगाएंगे। अब हमें 1 में किससे डिवाइड करना है? अगला पद क्या है? 1। 1 में डिवाइड करिए, किससे करेंगे? 1/a से ही करना है, तो 1, इसके बाद 1/a से डिवाइड करेंगे तो a कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, नियम के अनुसार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मान? a। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? a। आ गया समझ में सभी को? उम्मीद कर रही हूँ अब समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ब्रैकेट दोनों कैसे हो गए हैं? समान हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो बस ब्रैकेट कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस a कॉमन लेंगे। पहले पद में से क्या बचेगा? x और दूसरे पद में से 1/a। तो गुणनखंड आपके निकल आए x माइनस a और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1/a। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11th क्वेश्चन। चित्र में AB वृत्त को P बिंदु पर खींची गई चित्र में AB वृत्त को P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक है, P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। एंगल QPR इक्वल 80 डिग्री। ये वाला एंगल आपको 80 डिग्री दिया हुआ है। एंगल PRQ बराबर 30 डिग्री। PRQ बराबर 30 डिग्री। एंगल RPQ का मान चाहिए। कहाँ पर एंगल RPQ निर्मित हो रहा है? ये वाला। हमें इस एंगल का जो मान है वो चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देती हूँ कि एक वृत्त आपका ये दिया गया है और इस वृत्त से कोई स्पर्श रेखा गुजर रही है। ठीक है, कोई एक जीवा और आपकी दे दी गई। ठीक है, इस जीवा के द्वारा इस जीवा से
और स्पर्श रेखा के बीच में जो भी एंगल बन रहा होगा, ये एंगल क्या होता है, एकांतर खंड में जो कोण निर्मित हो रहा होता है उसी जीवा से उसके बराबर होता है। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ऐसे ही सेम जीवा ये वाली रही, इस जीवा और स्पर्श रेखा से कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, तो ये एंगल किसके बराबर बैठेगा, इसके। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से मैं आपको कोशिश करूँगी समझाने की। देखिएगा, यहाँ पर हमने एक वृत्त जो है वो बना लिया। ये हमारा एक वृत्त है। क्लियर है, अब समझ में आएगा। एक यहाँ से जा रही है स्पर्श रेखा। अब देखिएगा, कोई एक जीवा यहाँ पर खींच दी हमने। इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जो भी एंगल बन रहा होगा, ये एंगल किसके बराबर होता है, तो इसी जीवा से जो एकांतर खंड में जो भी कोण बन रहा होता है उसी कोण के बराबर होता है ये वाला एंगल। यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर रहेंगे। सेम इसी प्रकार से एक जीवा आपको ये दिखेगी और इस जीवा और नीचे वाली स्पर्श रेखा से एक एंगल ये बन रहा है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इस जीवा से निर्मित कोण के। कौन से, इस वाले के। आ गया समझ में। ये अगर x है तो ये वाला x बनेगा, ये अगर y है तो ये वाला y बन जाएगा। स्पष्ट हो गई बात। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमें कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला एंगल। ये एंगल किसके बराबर होगा, तो इस जीवा से जो कोण निर्मित हो रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, इस कोण के बराबर होगा हमारा ये वाला एंगल। कौन सा वाला, आर पी क्यू। क्यू यहाँ पर दिया था, सॉरी आर पी बी था। और ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला, तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। तो यहीं से आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लगा करके ये वाला जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। अब तो दिख रहा है ट्रायंगल। तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को निकालने के लिए हमें किस एंगल की ज़रूरत है, इस वाले की ज़रूरत है। ठीक है, और ये कहाँ से निकल आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि ये कोण निकालने के लिए कौन सा कोण की ज़रूरत है, हमें इस वाले की ज़रूरत है, इस वाले की। तो हम यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में इस वाले एंगल को x मान लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो सीधे सीधे लगा दीजिए, x + 80 + 30 = 180 डिग्री। x प्लस कितना, 80 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 3 11, 110 बराबर 180 डिग्री। यानी कि x बराबर कितना निकल आएगा, 180 माइनस का 110, तो यहाँ से निकल आएगा 70 डिग्री। x हमने कौन सा एंगल माना था, आर क्यू पी या पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर बराबर 70 डिग्री। हम जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रमेय बता दी है, कि जीवा के और स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल इसी जीवा के द्वारा निर्मित होने वाले कोण के बराबर होगा। तो यानी कि आपको यहाँ से समझ में आया कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के। अगर ये x है तो ये क्या होगा, x। ये 70 है तो ये वाला भी क्या होगा, 70 डिग्री। तो बस आपको कुछ नहीं करना, अगली लाइन लिखनी है, एंगल आर पी बी बराबर एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर हम निकाल के बैठे हैं कितना, 70 डिग्री। तो यहाँ पर रख दीजिए एंगल आर पी बी बराबर 70 डिग्री। आया सभी को समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए हमारे लघुत्तरीय क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन है, दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर है, जिनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है, तो नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए।
दो घन हैं हमारे पास इस प्रकार से। एक घन ये रहा, ये घन बन गया। इस घन का आपको आयतन दिया गया है कितना, 1728। तो पहले घन की भुजा ज्ञात कर लीजिएगा, क्योंकि दो घनों को हमने क्या किया है, चिपका कर के रखा हुआ है। ठीक है, और एक नया क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो पहले घन के आयतन का सूत्र लगाइए। घन का आयतन बराबर 1728। क्या था, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब था। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पर रख दीजिएगा भुजा क्यूब बराबर 1728। क्यूब रूट लेना पड़ेगा, यानी कि भुजा बराबर क्यूब रूट 1728। 1728 की फैक्टर करो। वैसे ये 12 का है, 12 का घनमूल है ये, सॉरी अगर हम 1728 का घनमूल लेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 1728 जो नंबर है वो 12 का घन है। तो फैक्टर यहाँ पर कर लो। ठीक है, देखो जब तक संतुष्टि नहीं मिले हमें पूरा सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन। 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा है ये, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से जा रहा है ये, 3 निम 27, फिर 3 तिरका 9, 3 एकम 3। हमें क्यूब रूट चाहिए, तो 3 3 का पेयर बना के एक बाहर निकालो। 3 का जोड़ा बनाया, एक बाहर निकाला, 3 2 एक साथ लिए, एक बाहर निकाल दिया, 3 2 एक साथ लिए, एक बाहर निकाल दिया। तो क्या बनेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12, यानी कि जो भुजा है हमारी वो कितनी निकल आई है, 12 सेंटीमीटर। आ गया सभी को समझ में। चलिए अब आइएगा अपने चित्र पर। ये बोला है यहाँ पर भुजा देखिए, एक भुजा, यानी कि ये भुजा कितनी है, 12। तो घन की आपको पता है सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि एल बी एच। जब आप देखोगे तो घन की सभी बराबर होंगी। ये एल है, ये एच बी है आपकी, या एच ऊंचाई एच मानो तो ये बी हो जाएगी। ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। बट जब हम दोनों घनों को जोड़ देंगे तो सीधी सी बात है, ये जो लंबाई है ये बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरे घन की लंबाई भी तो ऐड हो रही है, यानी कि 12 + 12। और ऊंचाई में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चौड़ाई में फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे नए घनाभ में L बराबर 12 + 12, यानी कि 24 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, तो वो 12 सेंटीमीटर ही रहेगी। ऊंचाई में कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, तो ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर ही रहेगी। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाना पड़ेगा, ये हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। सभी के मान रख दीजिएगा। तो 2, L कितना है 24, B कितना है 12, प्लस B कितना है 12, H कितना है 12, प्लस H का मान कितना है 12, L का मान कितना है 24। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 ब्रैकेट में 12 चौक 48, हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 एकम 12 और 2 14। यहाँ तो फिर से 288 आ ही जाएगा। ऐड कर दीजिएगा। 2 गुणा 8, 8 8 16 4 20, हासिल लग जाएगी 2, फिर 8 8 16 4 20 और 2 हो जाएगा 22, हासिल 2 2 2 4 और 1 5 2 7, यानी कि 720। गुणा कर दीजिएगा। 0 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल आएगा संपूर्ण पृष्ठ।
आ गया सभी का? उम्मीद है समझ में भी आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये सारणी आपको दी गई है और सारणी से समांतर माध्य निकालना सारणी वाले क्वेश्चन का मैंने आपको सिखाया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें जो पद हैं वो हमारे x रहेंगे और ये रहेगी बारंबारता। बारंबारता को f से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इधर हम x लिखते हैं, यहाँ पर हम f लिखते हैं और हमें ज़रूरत पड़ेगी fx की। क्लियर? चलिए लिखिएगा यहाँ पर। तो कितने हैं? 4, फिर उसके बाद 6, 8, 10, 12 और 14। बारंबारता लिख लो 3, 4, 2, 2, 6 और 8। हमें एफ एक्स का मतलब है कि x और f का मल्टीप्लाई। 4 तियाँ 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छिंग 72, 14 अट्ठे 112। क्लियर? चलिए अब हमें क्या करना होता है, हमें ज़रूरत पड़ती है सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि हम जानते हैं समांतर माध्य m बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें इन सबको टोटल करना है, ऐड कर दो इसको और इसको। तो कितना आपका निकल करके आएगा? 4 3 7 2 9, 9 2 11, 11 और 6 हो जाएगा 17 और 17 और 8 हो जाएगा 25, यानी कि यहाँ पर निकल आएगा 25। यहाँ पर ऐड करेंगे हम, तो 4 2 6 6 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 और 2 16, हासिल 1 हो जाएगी, 1 और 1 2, 2 4 5 6 7 7 14 और 1 15, हासिल 1, 1 और 1 2, यानी कि 256। सूत्र लगाएंगे m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना निकला हुआ है? 256/25। डिवाइड कर दो, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 6 में जाएगा नहीं 0, दशमलव लगाएंगे 60 बन जाएगा। 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 1 0 और बढ़ जाएगा आपका, 25 चौके 100, यानी कि समांतर माध्य यहाँ पर निकल आएगा 10.24। आ गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन क्या बोला है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी भर करके उस त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है, यानी कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक वृत्त जो है वो निर्मित कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, बन तो नहीं रहा है मेरे से, चलो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया। अब आपको यहीं से केंद्र O से लेकर के 6 सेंटीमीटर पर एक लाइन खींच लेनी है। तो वो लाइन कुछ इस प्रकार से आपकी जाएगी, जहाँ पर आपने दे दिया नाम P बिंदु। ठीक है, P बिंदु नाम दे दिया। अब आपको क्या करना होगा, आपको इस जो OP रेखा दिख रही है इसका आधा करना होगा। कैसे करेंगे आधा? तो आप प्रकार की नोक पॉइंट O पर रखिएगा और इस रेखा की आधे से ज़्यादा दूरी प्रकार में भर लीजिए। एक बार O बिंदु पर प्रकार की नोक रख करके चाप ऐसे लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। सेम आप क्या करोगे कि एक बार P बिंदु पर प्रकार की नोक रखिएगा और एक चाप यहाँ लगाइए, एक चाप यहाँ लगाइए। जहाँ पर ये दोनों चाप काट रहे हैं वहीं से मिलाती हुई आप एक रेखा खींच दोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रकार में यहाँ पर हम x बिंदु ले लेते हैं, PX यानी कि ये वाली दूरी भरते हुए P बिंदु पर प्रकार की नोक रखना और इस प्रकार से एक वृत्त जो है वो खींच देना। सॉरी, x बिंदु पर प्रकार की नोक रखना और ऐसा एक वृत्त खींच देना। वृत्त भी तो नहीं बनता है, ठीक है, व्रत नहीं बना, पता नहीं क्या बना है, पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ पर इस व्रत ने कट किया है पहले वाले व्रत को, वहीं से P बिंदु को मिलाती हुई आपको स्पर्श रेखाएं खींच देनी है। आया समझ में? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन, यदि a बराबर x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड और समुच्चय b बराबर दिया है x प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 हो तो a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो आपको यहाँ व्यंजक दिया है इसके आपको गुणनखंड करने होंगे।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड कीजिएगा। ऐसे दो नंबर ढूंढ के लाइए जिनका गुणनफल 6 हो और जोड़ने पर 5 मिले। तो एक्स स्क्वायर ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 और 2। 3 दूनी 6 और 3 प्लस 2 बराबर कितना होता है? 5। कर दो गुणा। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2x प्लस का 6। पहले x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ आ जाएगा x माइनस 3। ब्रैकेट कॉमन मिल रहे हैं सेम, तो होगा आपका x माइनस 3 कॉमन। क्या बचेगा? x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से व्यंजक ए आपको समझ में आ गया। सॉरी, व्यंजक जो समुच्चय ए है उस समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव हैं? x माइनस 3 है और एक अवयव है x माइनस 2। यही तो अवयव होंगे समुच्चय ए में। और समुच्चय बी में आपको अवयव दिख ही रहे हैं, क्या दिए हैं? ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी निकाल सकते हो। तो देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में हो। दोनों में कौन सा व्यंजक दिया है? x माइनस 3 दोनों में दिया है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा x माइनस 3। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब होता है जो दोनों में है उसको एक बार लिखना, बाद बाकी सभी लिख दो। तो इसमें आ जाएगा x माइनस 3, x माइनस 2 और x प्लस 2। हो गया सभी का? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 16 क्वेश्चन देखिएगा। ब्रैकेट में के अंदर ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है तो मैं इसको सॉल्व करते हुए चलती हूँ। -3/2 पे पावर 2 और उसके ऊपर पावर चढ़ी हुई है -3। क्लियर? चलो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ये वाली पावर सॉल्व कर लो अंदर से। -3 पे पावर 2 जो दी है वो सॉल्व करो। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 तिरका 9। तो अंदर आ जाएगा 9 और नीचे क्या आएगा? 2 दूनी 4। 9/4 पे घात -3। आपको पढ़ाया हुआ है घातांक में कि घात आपको अगर पॉजिटिव करनी है तो अंश और हर को पलट दो। तो इसको आप लिख सकते हैं 4/9 पे घात 3। ठीक है, यहाँ पर आप क्यूब कर दो इसका। 4 गुणा 4 गुणा 4/9 गुणा 9 गुणा 9। 4 चौक 16 चौक 64 बटे 9 निम 81 और 81 में 9 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7 और सॉरी 9 का करना था, 7 का करने लगी। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। तो आंसर निकल आएगा 64/729। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शहर की जनसंख्या 10,000 से बढ़कर 3 वर्ष में 10 लाख से बढ़कर के 3 वर्ष में 11,57,625 हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। पुरानी जनसंख्या आपको दी है 10 लाख, नई जनसंख्या भी दी है और समय भी आपको दिया है। टी कितना दिया है? 3 वर्ष। जो आपको फॉर्मूला पता है मिश्रधन का, वही सूत्र यहाँ पर काम करता है। उस फॉर्मूले में क्या है आपका? देखिएगा, A इक्वल P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। आपको वही सूत्र लगाना है। A क्या है? A मिश्रधन होता है, यहाँ वो बनेगा आपका नई जनसंख्या। ठीक है, इक्वल P मूलधन होता है, ये बन जाएगा पुरानी जनसंख्या। ब्रैकेट में 1 प्लस दर ज्ञात करनी है, वही रहेगी /100 और समय T। ठीक है, मान रख दीजिएगा। नई जनसंख्या कितनी है हमारे पास? 11,57,625। पुरानी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख है। 1 + R/100 की पावर कितनी है? 3, क्योंकि समय कितना दिया है? 3 वर्ष। पक्षांतर कर दीजिएगा यहाँ पर, तो 11,57,625 बटे हो जाएगा 10 लाख। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड करो। 5 दूनी 10, 0 लग जाएंगे। सही 0 लगाएं? हाँ।
ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, फिर 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। कुछ गड़बड़ कर दिया है, 1 सेकेंड, फिर से माइनस करते हैं, वो डिवाइड करते हैं। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर 1 बचेगा, 5 तियाँ 15 है, फिर जाएगा एक बार, 5 एकम 5, 2 26 हो जाएंगे, फिर आपका आ जाएगा 5 25, 1 बचेगा तो 12 बनेगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, 5 25। फिर से ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 चौके 20, फिर 1 2 3 4 0। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ रहा है, 5 चौके 20, 3 बचेगा, 5 छिक्का 30, 1 बचेगा, 5 तियाँ 15 है, फिर 0 टाइम जाएगा, 5 25। यहाँ पर जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। क्या बचा है, 1 + r/100 की पावर 3। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं इनको, क्या क्या बचा है हमारे पास, 46 305 बटे 40,000 इक्वल 1 + r/100 की पावर 3। इसको डिवाइड कर सकते हैं और 5 से फिर से हो रहा है डिवाइड, 5 अट्ठे 40, 1 2 3 0, 5 से फिर हो रहा है, 5 अट्ठे 40, सॉरी 5 निम 45, 1 बचेगा, फिर जाएगा आपका कितनी बार, 5 दूनी 10, फिर 3 बचेगा, 5 छिक्का 30, 5 एकम 5। कितना निकल आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका निकल आया 9,261 बटे 8,000 इक्वल 1 + r/100 की पावर 3। ये जो 9,261 है ये आपका 21 का क्यूब है और 8,000 है 20 का क्यूब, तो आप लिख सकते हैं 21 बटे 20 का होल क्यूब। नहीं, अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसके करिएगा फैक्टर, तो आप निकाल लोगे। ठीक है, चलो यहाँ पर है 1 + r/100 का होल क्यूब, दोनों तरफ घाते 3 3 है, तुलना कर देंगे तो आपका बचेगा 21 बटे 20 बराबर 1 + r/100। एक को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर 21 बटे 20 - 1 इक्वल r/100। कितना आ जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 21 - 20 बटे 20 इक्वल r/100। 21 में से 20 का कितना बचा, 1 बटे 20 इक्वल r/100। 100 को इधर भेज दो तो यहाँ हो जाएगा 100 बटे 20 बराबर r। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि r का मान कितना निकल आया, 5%। कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है, तो 5% की दर से वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर और मोटाई 33 मीटर है तथा एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.7 सेंटीमीटर है। इस दीवार को बनाने में ईंटों की कितनी संख्या लगेगी। चलिए भाई, हमें पहले दीवार के बारे में लिखना है। दीवार के लिए लंबाई L1, चौड़ाई B1, ऊंचाई H1। लंबाई L1 कितनी है, 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 3.5 मीटर और ऊंचाई कितनी है, 33 सेंटीमीटर। कुछ मीटर में दे दिए, कुछ सेंटीमीटर में दे दिए, तो भाई बात तो बनेगी नहीं, हमें सबको सेंटीमीटर में ही करना पड़ेगा। तो लंबाई देखिए 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 500 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही 3.5 में कितने हो जाएंगे, 100 का गुणा कर दो, 2 0 लग जाएगा, दशमलव पीछे से 1 अंक बाद, यानी कि आपका निकल आएगा 350 सेंटीमीटर और ये तो 33 सेंटीमीटर आपका है ही। अब हमें बात करनी है ईंट के बारे में। ईंट के लिए लंबाई को लो L2, चौड़ाई को लो B2 और ऊंचाई को लो H2। लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 7.7 सेंटीमीटर। आया सभी को समझ में। ये चीज़ें हमें लिखनी है। मार्क्स अगर आपको अच्छे चाहिए ना तो भाई शॉर्टकट मत अपनाइएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लेना है। हमें चाहिए ईंटों की संख्या। तो
ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन क्या होगा L1 इंटू B1 इंटू H1 और ईंट का आयतन क्या हो जाएगा L2 इंटू B2 इंटू H2। ठीक है, LBH दोनों सेम हो जाती है, इसलिए हमने 1 और 2 लगा दिया सफिक्स में, कुछ नहीं किया है। क्लियर। L1 कितनी है 500, B1 है 350, दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद कितना है H1 33, L2 कितनी है हमारे पास 25, B2 है 10 और H2 है 7.7। सॉल्व करते हैं, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा एक, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 11 से हो रहा है, 11 सत्ते 77, 11 तियाँ 33, 7 एकम 7, 7 पना 35 और 0। ठीक है, और 25 से हो रहा है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं बचे हुए वरना फिर छूट जाता है कुछ। 500 गुणा 50 गुणा 3, नीचे कुछ बचा है 25 बचा है मात्र, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, गुणा करो 5 दूनी 10 यानी कि 1000 गुणा 3 यानी कि 3000। 3000 क्या है ईंटें हैं। तो कितनी ईंट लगेंगी प्रश्न में, सॉरी दीवार बनने में, इस प्रश्न में जो दीवार दी है उस दीवार को बनाने में कितनी ईंट लगेंगी 3000 ईंट लगेंगी। क्लियर है। उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा और क्वेश्चन जो पेपर है वो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है कि आप जैसे बहुत से बच्चे होते हैं कि मैम हम पूरा करके आते हैं मार्क्स नहीं मिलते हैं, मैथ्स में तो ऐसा नहीं होता है, कटना चाहिए। देखिए आप कहीं ना कहीं प्राइमरी स्तर के बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रहे हो तो आप जो क्वेश्चन करें उसको, जहाँ पर आपको थ्योरी लिखनी है थोड़ी थोड़ी उसको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, एकदम फटाफट से शॉर्टकट में मत सॉल्व कर दीजिए। मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।